अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास लास्ट टाइम जो डिस्कशन हमने की थी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पे बात हुई थी। आज हम इससे आगे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और वो किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? बेसिस की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आसान केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जा रही हैं कि बेसिस जब भी रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ तो क्या प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले आता है रिएक्शन विद एसिड्स। जब भी बेस कहते हैं रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है? जी, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, इसको आप गौर से देख लीजिएगा। तो जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? बेस के साथ, या जब भी बेस रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट और वाटर। इसके बाद आते हैं सेकंड केमिकल प्रोसेस पे। सेकंड केमिकल प्रोसेस है जी रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स। जब भी बेस रिएक्ट करेगा अमोनियम सॉल्ट के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा? सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। ये बात याद रखिएगा। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब भी एसिड्स बेसिस जो होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? सॉल्ट्स के, अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और इसके साथ साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। तो ये इसकी दो एग्जांपल्स आपके सामने केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में। एक अमोनियम क्लोराइड है और एक अमोनियम सल्फेट है। दोनों का रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसके बाद क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है, अमोनिया गैस बन रही है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पे आता है जी हमारे पास प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का मतलब क्या होता है? आसान सा मतलब है, इसको मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मतलब ये है कि जब भी बेसिस की बात कर रहा है, वो बेस रिएक्ट करता है हैवी मेटल के सॉल्ट्स के साथ, तो उसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है बेस के अंदर वो क्या होता है? वो कहता है वो पूरी तरह रिएक्ट नहीं कर पाता और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, मींस इनसॉल्युबल, जो डिज़ोल्व नहीं हो पाता, ठीक है, वो कहते हैं क्या बना लेता है? जो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा हाइड्रोक्साइड बेसिकली वो क्या करेगा? वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। और इसमें यहाँ पर कहता है कि रिएक्शन जो दिया गया है वो मुख्तलिफ हैवी मेटल के सॉल्ट्स हैं, जिसमें आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका रिएक्शन हो रहा है कि कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है जो कि हैवी मेटल सॉल्ट है। हैवी मेटल में कॉपर, जिंक है, आयरन है, लेड है, ये सारी हैवी मेटल्स हैं। ठीक है, तो कहता है कि जब भी हैवी मेटल्स के साथ रिएक्शन होगा किसका? जब भी बेसिस का रिएक्शन होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे जो कि पानी या जो भी रिएक्शन के दौरान इनसॉल्युबल होगा। ये आपके सामने रिएक्शन मौजूद है। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसका कलर देख लें, ब्लू पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट होता है। सॉल्ट बन रहा है, साथ क्या बन रहा है जी? इसके अलावा कॉपर हाइड्रोक्साइड है, यानी कि ये बेसिकली इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आगे जिंक क्लोराइड की एग्जांपल है, देखेंगे आप, देख सकते हैं इसको, और जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। इस तरह आयरन क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से क्या बन रहा है? आयरन हाइड्रोक्साइड बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। इसी तरह लेड नाइट्रेट है, उसको भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया गया और क्या तैयार हो रहा है आपके सामने है? ये वाइट पीपीटी बन रहा है, लेड हाइड्रोक्साइड बन रहा है। यानी कि जितने भी बेसिस हैं, अल्कलीज कह लें, वो रिएक्ट करेंगे जब भी हैवी मेटल के सॉल्ट के साथ, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, वो प्रेसिपिटेट बना लेगा हैवी मेटल्स के साथ। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं इसके यूजेस की तरफ। यूजेस आपके सामने मौजूद हैं, इनको एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पर होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पर होता है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पर होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पर होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पर है? और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पर है? ये सारे के सारे आपके सामने यूजेस हैं, ये अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके सवाल की तरफ कि इसका सवाल किस नौइयत से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकता है कि जी राइट अ नोट ऑन पीएच स्केल। पीएच स्केल पर आपने नोट लिखना है जी। ठीक है, तो पीएच स्केल में आपने नोट जो है उसको एक्सप्लेन करना है, वो आपने यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी आम तौर पे हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं कि आम तौर पीएच स्केल्स का मतलब क्या है, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो यहाँ पर उसने सिर्फ इस एक बात से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आप इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग ले लें। कंसनट्रेशन जो होती है हाइड्रोजन आइंस की प्योर वाटर में, वो कहता है बेसिकली क्या प्रोवाइड करती हैं? पीएच स्केल प्रोवाइड करती हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर आप को बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो वाटर में जो है, जो खालिस पानी है उसमें क्या बेस प्रोवाइड करती हैं? बेस प्रोवाइड करती हैं। किसके लिए? पीएच स्केल के लिए। इसके बाद आप हेडिंग दे सकते हैं जी वाटर की आयनाइजेशन के बारे में एक हेडिंग बनती है यहाँ पर, सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन। वाटर के बारे में कहा जाता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी जो है वो कहता है आमतौर पर क्या होता है कि जी अपने आप को डिसॉल्व तो करता है लेकिन बहुत माइन्यूट, बहुत मामूली सा करता है, और इसको प्रोसेस को कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया। ये
आप इसके हेडिंग बना लीजिएगा, ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन। उसके बाद आते हैं जी अगले नेक्स्ट, इसके बाद डेरिवेशन है जी हमारे पास। यहाँ पर किसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं, यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। हेडिंग बना लें डेरिवेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के लिए सबसे पहले तो आपने ये इक्वेशन के बाद स्टार्ट करनी है, इक्वेशन से स्टार्ट करना है। इक्वेशन में वाटर आपके सामने डिसॉल्व हो गया, आयंस बन गया जिस तरह आपके सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहाँ पर इसलिए उसने इसको केसी की वैल्यू में एक्सप्लेन कर दिया, केसी की एक्सप्रेशन में जो है वो डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ पे कहता है कि जी पानी के ऊपर कहता है कंसंट्रेशन उसकी कांस्टेंट रहती है, जबकि उसके आयंस भी हैं, लेकिन मकसद ये बताने का कि पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए ज़्यादा आयंस नहीं बनाता, इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है तकरीबन सेम रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आयन बनने के बाद भी। तो यहाँ पर H2 को उस जगह की तरफ जाकर हमने क्या कर लिया, उसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये कहता है कि जी अब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस, हमारे सामने जो है राइट साइड पर देख रहे हैं वो आप हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस हैं और Kc और H2 जो मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, इसके दोनों के मल्टीप्लाई करने से, Kc और H2 के मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है, जिसे Kw कहते हैं। तो Kw किसके इक्वल हो गया, ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है सारी, आप इसको यानी कि डेरिवेशन में ही लेकर जाएंगे, सारी की सारी डेरिवेशन ही बनाएंगे। यहाँ पर हेडिंग डेरिवेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो वो कितना आ रहा है 1 × 10⁻14 आ रहा है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। और कहता है कि जी हम जैसे कि आप जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल पानी का क्या हुआ, वो डिसोसिएट हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन में, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो एक ही आयन है जो कि हाइड्रोजन का है और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन का आयन, एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है, तो दोनों बराबर हो गए अपनी अमाउंट में। तो अभी आपके सामने अगर हम कहते हैं कि दोनों सेम हैं मीन्स अमाउंट के लिहाज से, तो हाइड्रोजन आयन को हम किसके इक्वल कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन के इक्वल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर H प्लस के ऊपर H का स्केयर लगाने का मकसद क्या है कि दोनों को हमने कंसिडर कर लिया कि ये इक्वल हैं, इस वजह से हमने H स्केयर कर लिया। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है 1 × 10⁻14 है। अब यहाँ पर इसके स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से आपके पास ये वैल्यू आती है 1 × 10⁻7 m का मतलब होता है मोल पर dm³ होता है, ठीक है, जिसे हम मोलैरिटी भी कहते हैं। इसके बाद आपने सिर्फ एक चीज़ और डिस्कशन करनी है और वो हेडिंग आप बनाते हैं इस पैराग्राफ में, वो है जी कन्वर्जन ऑफ फिगर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स इनटू पॉजिटिव। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब होता है तब्दील करना है फिगर्स को जो नेगेटिव होते हैं उनको, और नेगेटिव कहता है एक्सपोनेंट होते हैं फिगर्स के ऊपर, कन्वर्जन करना चाह रहे हैं फिगर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स इनटू पॉजिटिव। हमने उनके नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है फिगर्स के। तो कहता है कि ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है कि हम एक बहुत स्मॉल फिगर हो जिसके साथ है जो नेगेटिव कॉम्पोनेंट है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए एक न्यूमेरिकल सिस्टम हम यहाँ पे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए आसान है कि हम एक पॉजिटिव फिगर को यूज़ करके इजीली एवेलुएट कर सकते हैं, उससे हम उसको फाइनलाइज कर सकते हैं, उसके कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन जिसका नेगेटिव जो है वो फिगर का नेगेटिव एक्सपोनेंट है, उसके लिए हम उससे हमारा काम करना मुश्किल हो जाता है। तो न्यूमेरिकल सिस्टम को की मदद से हम इसको पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं, और ये न्यूमेरिकल सिस्टम क्या है, लॉगरिथम है बेसिकली। ठीक हो गया, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे एट द डिफ़िकल्ट से लेकर आप यहाँ पे करेंगे जी न्यूमेरिकल सिस्टम तक। ठीक है जी, तो इट इज़ टेकिंग द कॉमन लॉग, ठीक है, या कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, ऑफ द फिगर बाय एंड मल्टीप्लाइंग इट विद -1। आप इसको यहाँ तक मेंशन कर लीजिएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएँ मीनिंग ऑफ पी, एक ही हेडिंग बना लें। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब बताना है यहाँ पे आपने। पी कहता है जी बेसिकली है जी नेगेटिव लॉगरिथम है किसका, कंसंट्रेशन का ऑफ हाइड्रोजन आयन का। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप इसका एक्सप्रेशन भी मुकम्मल कर लें साथ ही, ये जो नीचे दिया हुआ है, ये दो लाइन्स आखिर वाली कि पी बिफोर अ सिंबल मीन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल, सो ये मुकम्मल कर लीजिएगा इसमें। ठीक है जी, ये आपने मीनिंग ऑफ पी डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसके बाद आते हैं जी, अब इसके बाद आते हैं हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जी जो हमारे पास डेरिवेशन है पी एच की और पी ओ एच की, इसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये 14 के इक्वल होता है। आप लिखेंगे टू प्रूव डैट पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। तो कहते हैं कि हमें इस इक्वेशन से जो हमने बेसिकली यहाँ पर प्रूव करना चाह रहे हैं वो है पी एच और पी ओ एच, वो क्या है, वो आमतौर पर 14 के इक्वल हैं। ठीक हो गया। तो इससे ऊपर एक लाइन के अंदर आप छोटी सी एक चीज़ का इजाफा कर लें कि हम यूँ कह लेते हैं कि पी एच जो स्केल है वो असल में क्या चीज़ है।
तो कहते हैं कि विद रेफरेंस ऑफ दिस इक्वेशन अ स्केल डेवलप्स अकॉर्डिंग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच स्केल। यानी आप पीएच स्केल की हेडिंग बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पीएच स्केल की हेडिंग बना के आप इसमें हेडिंग के अंदर ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद आप प्रूव करें जी कि पीएच और पीओएच जो उसका सम इक्वल टू 14 के होता है, ये आपने उसको बता देना है। तो ये देखिएगा आपके सामने सारे का सारा लॉगरिथमिक प्रोसेस है। ईजिली आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि आपने 9th में लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ें आप लोगों को लॉगरिथम की सारी पॉइंट ऑफ व्यू समझाई जा रही हैं। तो ये अब दोनों को जो है हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया 7 के, क्योंकि हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले फिगर को हमने पॉजिटिव 7 कर लिया, मैंने नेगेटिव 7 को पॉजिटिव 7 कर लिया। ये हमारी इसमें अप्रोच थी, ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच थी जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि पीएच और पीओएच जो है वो इक्वल 14 होते हैं। ठीक हो गया बेटा जी। यहाँ पे आते हैं जी कि जी हमने ये भी मेंशन कर देना है कि सम ऑफ पीएच और पीओएच इक्वल्स टू 14 है। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक आप इसको मेंशन करेंगे। इसके बाद एक चीज़ और जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो आप इसके कंक्लूजन्स पे आ जाएंगे। कंक्लूजन्स को आपने हैंड ओवर करना है, कंक्लूजन्स को वो करना है, बताना है कि जी कंक्लूजन क्या है। तो इससे पहले आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस बाय पीएच स्केल, ये हेडिंग बना लीजिएगा। तो कहते हैं कि आप जानते हैं कि पीएच जो है वो आम तौर पे क्या है, एक लॉगरिथमिक स्केल है, आप सब जानते हैं इस चीज़ को। तो कहते हैं कि जी अगर आपने किसी एसिड और बेस को जो है आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए सबसे आसान हल, यहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा जो मैंने आपको हेडिंग बताई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस बाय पीएच स्केल। तो कहते हैं सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड पीएच 7 हो या पीओएच 7 हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसको न्यूट्रल कहते हैं। ठीक हो गया। और जिस सोल्यूशन की पीएच जो है 7 से लेस होती है वो आपका एसिडिक होता है, और जिस सोल्यूशन की पीएच जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है वो बेसिक होता है। ठीक हो गया जी, ये आपने सामने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद कंक्लूजन आपने फाइंड करना है, पीएच स्केल ऑफ पीएच जो होता है न्यूट्रल सोल्यूशन की हमेशा 7 होता है, जो एसिडिक होता है उसका लेस देन 7 होता है, जो बेसिक होता है उसका ग्रेटर देन 7 होता है, और पीएच और पीओएच को हम इक्वल करते हैं तो 14 के इक्वल आता है, जमा करते हैं, जब इसे ऐड करते हैं। तो आगे यूजेस ऑफ पीएच की हेडिंग आप यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। वो क्या है, वो जी कि आमतौर पर इसके हम एसिडिक और बेसिक नेचर डिटर्मिन करते हैं किसी भी सोल्यूशन की, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको मेडिसिन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पीएच स्केल को। और इसके अलावा हम इससे कंसनट्रेशन ऑफ कह लें कि बायोलॉजिकल जो होता है कल्चर को किसी खास कंसंट्रेशन पर प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यानी मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है ये स्केल, और ख़ास पीएच के ऊपर कह लें कि कल्चर करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर जो है कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करने में भी इस्तेमाल होता है। यानी कि किसी कल्चर में किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस को ख़ास पीएच के ऊपर जो है वो कहते हैं डेवलप करना हो, पैदा करना हो, या उनको उनकी ग्रोथ में इजाफा करना हो, तो उसके लिए भी हमें पीएच स्केल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह हमें कहता है कि किसी भी सोल्यूशन की जो है वो आप कह लें कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके अंदर जो बेसिकली सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनके लिए भी हमें ये सोल्यूशंस को तैयार करने के लिए पीएच स्केल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये 3 इसके हमने यूजेस पढ़ लिए, ठीक है जी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये एसिड और बेसिस की नेचर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है ये। इसके अलावा मेडिसिन प्रोड्यूस होती हैं उससे, तो इसके ज़रिए हम पता चलाते हैं कौन सी मेडिसिन की पीएच कम है या ज़्यादा है। और इसके साथ साथ हम किसी भी कल्चर मीडियम को प्रोड्यूस करने के लिए ख़ास हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन पर भी वो भी कहता है कि इसकी मदद से करते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर कहते हैं कि क्या करते हैं, हमें किसी ख़ास कंसनट्रेशन पर कहता है कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन का जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है उसके लिए भी हमें ये क्या करना पड़ता है, पीएच जो है स्केल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।